से हो। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि व्हाट आर द रिस्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि वाई शेयर प्राइसेस गोज अप एंड डाउन। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट पे। हमने पूरी शेयर मार्केट के बारे में प्लेलिस्ट, पूरा जो एजुकेशन होता है प्रॉपर उसके बारे में आपको क्वालिटी जानकारी पूरी मिल जाएगी और बिना ईजिली आप उसको सीख पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरी प्लेलिस्ट है और इस वीडियो के एंड में हम व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देंगे ये पूरी प्रेजेंटेशन इन सिंपल वर्ड्स। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो ये शुरू करने से पहले ये थोड़ा सा डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाएगी। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पे जो हमने खुद सीखा है वो खुद अप्लाई किया है वही सिखाया जाएगा, तो प्रूवन जो होता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक ये है कि वाई शेयर प्राइसेस को अप एंड डाउन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा कि टीवी पे न्यूज़ आती है शेयर प्राइसेस को अप एंड डाउन। तो प्राइस, जो चीज़ खरीदी जा सकती है ना उसका प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये बात तो आपको रखनी है यहाँ माइंड में सबसे पहले। लेकिन उसके बहुत सारे कारण होते हैं जो प्राइस को ये ऊपर ले जाते हैं या नीचे ले जाते हैं। तो कुछ टाइम तो हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये क्यों ऊपर जा रहा है या क्यों नीचे गया, ठीक है दोस्तों। तो शेयर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे सप्लाई या डिमांड, ठीक है। सप्लाई डिमांड के लिए मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लो कि आप एक मोहल्ले में रहते हो ना, ये आपका मोहल्ला है, तो इसमें यहाँ खेत है। तो इसमें मान लो एक आम का दरख्त है ना, तो उसको 100 आम लगे हैं। तो आपके गांव में सिर्फ एक ही बंदा है ना खरीदने वाला, तो उसको ये सस्ते में मिल जाएंगे क्योंकि और कोई है नहीं खरीदने वाला, और बेचने वाला को जो भी प्राइस मिलेगा उस पर बेच देगा। लेकिन यही फॉर एग्जांपल 100 आम हैं और लेकिन आपके गांव में खरीदने वाले हैं 200, ठीक है। तो ये डिमांड अप गई तो प्राइस भी अप जाएगा, ठीक है। अगर डिमांड डाउन गई तो प्राइस भी डाउन जाएगा। तो ये तो खरीदने वाले पे डिपेंड है कि खरीदने वाले कितने हैं, ठीक है दोस्तों। खरीदने वाले, तो ऐसे ही शेयर मार्केट में होता है। जब आप शेयर खरीदते हैं आप दूसरे निवेशक से खरीदते हो, ना कि आप सीधा कंपनी से नहीं खरीदते। आप दूसरे इन्वेस्टर से खरीदते हो, वो भी स्टॉक एक्सचेंज पे और वो भी ब्रोकर के जरिए, ठीक है। तो कुछ जो चीज़ें होती हैं वो शेयर प्राइस के भाव को अफेक्ट करती हैं या शेयर मार्केट के भाव को अफेक्ट करती हैं। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, वो एक है सप्लाई एंड डिमांड, दूसरा इनहेरेंट वैल्यू ऑफ शेयर्स, और तीसरा है अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है ना। और भी वो आगे मैं बताता हूँ। तो सप्लाई डिमांड का तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, आप इसको पोज करके भी देख सकते हैं। तो इनहेरेंट वैल्यू ऑफ शेयर्स है ना, कि शेयर के पीछे जो लाइक बैकग्राउंड वैल्यू है उसकी, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को वो अकाउंटिंग का शब्द याद नहीं आ रहा। तो वो उसकी जो लाइक फेयर वैल्यू होती है, बिजनेस की जो वैल्यूएशन होती है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो वो शेयर प्राइस पे रिफ्लेक्ट करती हैं, हमेशा नहीं करती क्योंकि मार्केट्स बहुत इरेशनल होती हैं। फियर और लालच और डर के बीच में ये ट्रैवल करते हैं। तो रैशनल कई बार ये चीज़ हमें मौका देती है, या जो समझदार इन्वेस्टर होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक्स डिविडेंड की डेट दी है। जब कंपनी डिविडेंड देती है ना, तो उसको एक्स डिविडेंड तब बोलते हैं जब जब उसका डिविडेंड का जो घोषित डेट होती है कि
मान लो स्टेट, यहाँ देखो एग्जांपल कि स्टेट को कंपनी एक्स डिविडेंड हो जाएगी, तो उसको उसके बाद जो भी शेयर खरीदेगा ना उस डेट के बाद, तो वो उसको वो डिविडेंड नहीं मिलेगा, डिविडेंड उसको मिलेगा मान लो एक्स एक्स डिविडेंड के 5 दिन बाद भी जो वो शेयर खरीदेगा ना कोई भी, तो उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड उसको मिलेगा जिसने बेचा है पहले। अगर इस बंदे को डिविडेंड चाहिए तो इसको पहले खरीदना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि जब भी कंपनी एक्स डिविडेंड जाती है उसके बाद उसका शेयर प्राइस फ़ौरन गिर जाता है। ये भी एक चीज़ देखो आपकी, ये शेयर प्राइस को कैसे इफेक्ट करती है ना। तो ये यहाँ पे देखा है एक्सटेंड। तो ये देखा, ये बाय देम कम आफ्टर टैक्स, ठीक है ना। 5 दिन के बाद उसको खरीदना पड़ेगा, फिर उसको नेक्स्ट टाइम जब डिविडेंड मिलेगा तो वो उसको मिलेगा, और अगर उसने नहीं बेचा लेकिन। तो इसलिए एक्स डिविडेंड जब कंपनी देखती है, ये आपको देखना है। तो ये आप BSE और NSE की वेबसाइट्स पे भी चेक कर सकते हैं। तो इनहेरिट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स, ये तो काफ़ी क्लियर है कि कंपनी की जो भविष्य में पैसा कमाने की क्षमता है वो भी शेयर प्राइस को ऊपर नीचे ले जाती है। ठीक है कि कंपनी, तो उसमें जो उसके अर्न करने की क्षमता है ना, उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको बेसिक समझाता हूँ कि एनालिस्ट जो करते हैं ना मार्केट फोरकास्ट, तो वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के करते हैं। तो आप कंपनी की जो पास्ट अर्निंग्स हैं वो तो एनुअल रिपोर्ट्स में देख सकते हैं, लेकिन जो फ्यूचर है वो आप इसकी हेल्प से थोड़ा बहुत जज कर सकते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट फ्यूचर किसी को भी नहीं पता होता। तो ये हैं इनहेरिट वैल्यूज, जैसे प्रोडक्ट इनोवेशन। और आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आज से जब 2008 में पहले वो मोटरोला के फ़ोन काफ़ी फेमस हुए थे, है ना। तो तब मोटरोला और नोकिया, आपको याद होगा अगर आप उस टाइम पे थे, तो उस टाइम लगता नहीं था कि ये कंपनीज कभी फेल हो जाएंगी। लेकिन इस टाइम पे एप्पल ने एंट्री मारी और उसने प्रोडक्ट इनोवेशन किया, और इन कंपनियों का पूरा जो था वो मार्केट शेयर वो ले गया ना। तो ये एक फैक्टर भी शेयर प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है। इन केस इन नोकिया और मोटरोला का प्राइस आज भी आप देखो तो वो डाउन है उस टाइम से, 2008 से, ठीक है। लेकिन अगर आप एप्पल का देखें तो वो दुनिया की सबसे अमीर कंपनी बन चुकी है, ठीक है। तो न्यू एफिशिएंसी मेजर्स, यानी कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, जो उनकी इंटरनल मैनेजमेंट होती है, उसमें कई बार वो चेंजेस लाते हैं, वो भी कंपनी की अर्निंग्स को अफेक्ट करते हैं। और अर्निंग्स जो होती है वो शेयर प्राइस को अफेक्ट करती है, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ अनदर बिजनेस, तो यहाँ पे मान लो एक E2 लर्निंग कंपनी है, ठीक है। आपने उसका शेयर खरीदा, ठीक है। तो आपने 6 महीने इसको होल्ड किया ना, 6 मंथ्स, और आपको 6 मंथ बाद आपको ये ईमेल मिलती है, या स्टॉक एक्सचेंज पे ये अनाउंस कर देते हैं कि इस कंपनी को बायजू अक्वायर कर रही है, ठीक है। बायजू इस प्राइस पे एक्वायर कर रही है, ठीक है। ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स की पहले वोटिंग होती है, लेकिन जो मेजोरिटी शेयर होल्डर होते हैं वो प्रमोटर ही होते हैं, इसलिए आपकी वोट की इतनी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर इस कंपनी ने डिसाइड किया कि इसको मान लो हमने 2 रुपये में बेचना, तो आपको, तो ये जो बायजू है, ये आप जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको जितने भी पैसे इन्होंने डिसाइड किए ना मैनेजमेंट ने, वो सबको मिल जाएंगे। तो ये भी चीज़ अर्निंग्स को करती है डिफाइन, क्योंकि उसके बाद कंपनी गायब हो जाएगी, और जो उसके कई बिजनेस होते हैं वो इसलिए एक्विजिशन करते हैं ताकि उसको उनका अपना बिजनेस इफेक्ट ना हो। कई बार वो अक्वायर करके बंद कर देते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ईबे ने गम ट्री खरीदा और उसको बंद कर दिया ना, बंद नहीं किया लेकिन उसकी वो कर दी, जान निकाल दी समझ लो। सो इंडस्ट्रियल एक्शन होता है, जैसे कि यूनियन
यूनियन राइट्स हो गए या हड़ताल होगी, कोई नया इंडस्ट्रियल कानून आया, ठीक है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने कुछ अ, नया कोई मता पास किया है ना, तो चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल अगर आईडीएफसी का आज आप देखें तो उसके वी वैद्यनाथन जी की वजह से उनका जो एक मार्केट में वो है नेम है। और अगर पहले उनकी जब मैनेजमेंट थी तो आईडीएफसी जब नया बैंक बना था तो उसकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने बैंक का एक अदर वर्ड्स मतलब इतना अच्छा मैनेज नहीं किया और तब उसका शेयर प्राइस वेरी बैड था। लेकिन जब मैनेजमेंट चेंज हुआ तो उसकी अर्निंग्स, कंपनी की अर्निंग्स भी बढ़िया होने लगी और वो शेयर प्राइस पे भी रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। तो ये सारे कारण होते हैं ऐसे, और भी बहुत सारे होते हैं, ये कुछ हैं जो शेयर प्राइस जिनकी वजह से ऊपर नीचे जाता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये देखो अदर फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से भी शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आप शॉर्ट टर्म जो वॉलेटिलिटी होती है जैसे कंपनी अनाउंसमेंट्स होती हैं, आपको उससे घबराना नहीं है, वो भी शेयर मार्केट को प्राइस को ऊपर नीचे करती हैं। जैसे कंपनी का कुछ अर्निंग्स बढ़ गई, शेयर ऊपर गया, घट गई, शेयर नीचे गया, आपको उसको नहीं देखना, आपने देखना है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड है जो वो आप कंपनी के फ्यूचर को कैसे इफेक्ट करेगा, उस पे आपने डिसीजन लेना, ना कि शॉर्ट टर्म पे, ठीक है। तो ये देखो कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आपकी इंडियन स्टॉक मार्केट है, मतलब ये इंडिया की इकोनॉमी जो है, ठीक है। तो वो भी इफेक्ट करती है कि शेयर मार्केट को, कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, कितनी जॉब्स आ रही हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड करना शुरू किया है, कंज्यूमर स्पेंड कितना हो रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए करती है, ठीक है, वो ऊपर नीचे करती है, ये भी शेयर मार्केट को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर सेंटीमेंट होता है, मान लो आज इंडिया में लोग बोलते हैं कि वहाँ इकोनॉमी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, उसका सेंटीमेंट बढ़िया है, तो इंडिया में एफडीआई इन्वेस्टमेंट डाल देंगे, है ना। लेकिन कल को उनको खबर मिलेगी कि मोदी जी हार गए हैं, गवर्नमेंट चेंज हो गई है या नया कानून आया, तो वो अपने पैसे निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये इसको इन्वेस्टर सेंटीमेंट बोलते हैं। और भी सेंटीमेंट होते हैं जैसे आज जैसे डॉट कॉम में जो इंटरनेट कंपनियां थी उसमें लोग इन्वेस्ट करते थे। ओवरसीज मार्केट भी इफेक्ट करती हैं, जैसे कि यूएस में मार्केट क्या कर रहा है, यूएस का मार्केट क्रैश हो गया या उसमें कहाँ न्यूज़ आई, वो भी आपके शेयर प्राइस को ऊपर नीचे करता है। कमोडिटी प्राइजेस भी करते हैं, जैसे कि फ्यूल प्राइस हो गया, है ना, गोल्ड प्राइस हो गया, गोल्ड रिजर्व हो गई, तो ये भी इफेक्ट करते हैं। ये आगे हम सिखाएंगे, लेकिन अभी आपको बेसिक देते हैं। और ये एक्सचेंज रेट भी इफेक्ट करता है ना शेयर प्राइस को, से यूएसटी टू आईएनआर, है ना। ये रिस्क है, मतलब क्योंकि के अगेंस्ट इंडिया की जो करेंसी है वो डिफ्लेट होती है समय के अनुसार, है ना। तो अगर कोई बाहर से इन्वेस्ट करेगा तो अगर ये चीज़ नहीं देखेगा तो अ, उसको उसकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न में ये रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन शेयर मार्केट को भी ये थोड़ा बहुत इफेक्ट करती है। तो ओवरसीज इकोनॉमी भी करती है, मान लो कि मान लो रशिया में वॉर लग गया ना, रशिया में वॉर लग गया यूक्रेन के साथ, चाहे किसी का उसका लेना देना नहीं होता, लेकिन यूएसए ने अपना वहाँ पे सैंक्शन कर दिया ना G20 के साथ मिलके, तो वो भी चीज़ शेयर मार्केट को अफेक्ट करती है। और यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है ना, कोविड आया तो गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं, जैसे कि चाइना और यूएसए में इस ब्रेग्जिट लगाओ, एक जो इंग्लैंड में वो जो ब्रेग्जिट हुआ था ना, ऐसी चीज़ें भी शेयर मार्केट को अफेक्ट करती हैं, और ये आप खुद रीड कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन इन चीज़ों के अपडेट रहने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जो कंपनी है उसके उसके लिए ये मैंडेटरी होता है, जो लिस्टेड कंपनी होती है ना, उसको स्टॉक मार्केट पे अपना ये उसको बताना ही पड़ता है। कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फो है वो उसको वो उस स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे अपलोड हो गई, लाइव होती है। आप इस पे अकाउंट बना सकते हैं BSE NSE की वेबसाइट पे, और यहाँ पे अनाउंसमेंट्स आती हैं और ऐसे दिखती हैं। मैं दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल, ये BSE की वेबसाइट है,
और ये एनएससी की वेबसाइट है। ठीक है, तो अगर ये हमारा इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो पता नहीं क्या हो रहा है, मैं नहीं बोलता हूँ। एनएफसी इंडिया, बट एनीवेज, तो आप इनकी वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं या इनके साथ अकाउंट बना के, और जो भी आप कंपनी में इन्वेस्ट किया उसके अलर्ट आप एक्टिव कर सकते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और मार्केट टूल्स भी होते हैं, जैसे मार्केट वॉच हो गया, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल, आप इनकी ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अ, वो जब आप कंपनी को विश लिस्ट में डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सीधी आ जाएगी, क्योंकि ये भी स्टॉक मार्केट से ही लेते हैं डाटा। ठीक है, तो ये गूगल के भी ऐसे देख सकते हैं आप करके। तो नेक्स्ट है दोस्तों, सॉरी ये इंटरनेट बहुत स्लो है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको अनाउंसमेंट्स, जब ये कोई ऐसा कोड होगा इसका मतलब है कि कोई ज़रूरी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल, ये तो उसके लिए कई बार तो जो कुछ ज़्यादा ज़रूरी होती है तो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग है जो उस शेयर की कुछ टाइम के लिए बंद कर दी जाती है, ताकि जो शेयर होल्डर हैं वो उनको सोचने का टाइम मिले। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देख लिया कि शेयर मार्केट में क्या क्या जो फैक्टर हैं वो उसको ऊपर नीचे ले जाते हैं, और पिछली वीडियो में हमने देखा था रिस्क और रिवॉर्ड्स देखे थे। ठीक है, तो आप ये सारा देख सकते हैं। तो जो आप जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है ना, तो वो उसको जो होते हैं जो लास्ट में वो जो लास्ट बायर और सेलर्स में जो बायर्स और सेलर्स ने आपस में ट्रेड किया था उसको लास्ट ट्रेडिंग प्राइस बोलते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो अभी मैं ये खुद करता हूँ एक्सप्लेन, जो अभी हमने सीखा था पहले कि वाई शेयर प्राइसेस गो अप एंड डाउन, तो इसको आसानी से समझते हैं अप डाउन। तो दोस्तों पहले तो ये है कि सप्लाई और डिमांड, जैसे हमने पहले सीखा, वो अफेक्ट करती है ना, कि कितने खरीदने वाले हैं, कितने बेचने वाले हैं। तो पहला तो ये। तो दूसरा दूसरा है कि इनहेरेंट वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब शेयर की जो प्राइस है उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं ना, जैसे मैनेजमेंट, प्रोडक्ट इनोवेशन, पॉलिसी चेंजेस, नो इंडस्ट्रियल एक्शन, ये सब हमने देखा था। तो तीसरा है दोस्तों कि एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर जैसे ओवरसीज इकोनॉमी, ओवरसीज मार्केट्स, इंडियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट लॉज रूल्स एंड पॉलिसीज। तो ये तो अ, तो डिविडेंड भी, ये एक्स्ट्रा बात मैं बताता हूँ, डिविडेंड भी वो आपको जैसे एक्सप्लेन किया ना, वो वैल्यू में ऑलरेडी ऐड होते हैं आप, इसलिए तो एक्स डिविडेंड डेट के बाद शेयर प्राइस गिर जाता है ना। तो एक्स डिविडेंड से पहले तो आपको ये नहीं सोचना कि इसके बाद ये गिर जाएगा तो मैं खरीद लूँगा। तो
आपको पूरा देखना है वो, क्योंकि आपसे पहले ही किसी इन्वेस्टर ने वो खरीदा है ना, उनको डिविडेंड उनको मिलेगा, आपको अगली नेक्स्ट टाइम मिलेगा। अगर आप यहाँ खरीदते हो ना, आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा। तो ये होता है दोस्तों। तो इनहेरेंट वैल्यू का बता दिया, एक्सटर्नल फैक्टर भी बता दिए हैं। तो कंपनी अनाउंसमेंट्स आपको जो मेन है वो देखनी है ना, कंपनी अनाउंसमेंट्स जो आप बीएससी या एनएससी की वेबसाइट पे देख सकते हैं, या आप मनी कंट्रोल की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ना, मनी कंट्रोल। तो ये अ, बस यही था। तो ये पूरे पिछले वीडियो में, इस वीडियो में हमने रिस्क एंड बेनिफिट्स देखे हैं, और ये देखा है कि शेयर प्राइस ऊपर नीचे क्यों जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट टू कंसिडर व्हेन बाइंग शेयर, है ना, जब शेयर खरीदना है तो हमें क्या देखना है, व्हाट टू कंसिडर। तो ये भी थोड़ा बढ़िया टॉपिक होने वाला है, तो आप प्लेलिस्ट को देखिए। तो आज के लिए होमवर्क मैं देता हूँ, तो आपको एक किसी एक कंपनी की अनाउंसमेंट फॉलोज करनी है 1 वीक के लिए। आप HDFC बैंक किसी की भी कर सकते हैं, NSC BSC की वेबसाइट पे जाके, या जो आपको मैंने ऐप्स बताई हैं, आप खुद भी गूगल सर्च करके तो उनके साथ मतलब डेली चेक करना है कि क्या अनाउंसमेंट्स आती हैं। ठीक है दोस्तों। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये कुछ सीखने को उसमें से मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।